नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12वीं हिंदी की दूसरी पुस्तक है वितान। उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे। पहला अध्याय एक कहानी के रूप में है और इसका शीर्षक है सिल्वर वेडिंग। इसके लेखक हैं प्रसिद्ध साहित्यकार श्री मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी बहुत ही चर्चित नाम है हिंदी साहित्य के अंदर और हिंदी फिल्म जगत में और हिंदी टीवी सिनेमा के अंतर्गत। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में और पत्रकार के रूप में, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक के रूप में, जनवादी विचारक के रूप में, फिल्म पटकथा लेखक के रूप में और उच्च कोटि के संपादक के रूप में और एक कुशल प्रवक्ता और अखबारों के अच्छे स्तंभ लेखक के रूप में मनोहर श्याम जोशी जी की प्रसिद्धि हमेशा हिंदी साहित्य के अंदर रही है। इसके अलावा इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सी किताबें हैं जिनको यहाँ कुछ रचनाओं को यहाँ समेटने का प्रयास किया गया है। आप लोग देखेंगे उन की जैकेट यहाँ दी गई है, जितने भी इनकी किताबें हैं। कुछ इनकी फिल्मों के पोस्टर भी हैं जिन फिल्मों की पटकथा इन्होंने लिखी है। दूरदर्शन के प्रसिद्ध लोकप्रिय धारावाहिक बुनियाद, नेताजी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग, इनके कारण भारत के घर घर में प्रसिद्ध हो गए थे मनोहर श्याम जोशी जी, क्योंकि लेखक थे, बड़े महान लेखक माने गए हैं। रंग कर्म के भी अच्छे जानकार थे। रंग कर्म का मतलब इनका थिएटर से हैं। उन्होंने धारावाहिक और फिल्म लेखन से संबंधित पटकथा लेखन का कार्य नामक एक पुस्तक की रचना भी इन्होंने की है। और दो अखबार, एक का नाम दिनमान है, दूसरा साप्ताहिक हिंदुस्तान है, इसके ये संपादक भी रहे हैं। कहानियों के अंदर इनकी कुरु कुरु स्वाहा, कसप, हरिया, हरकुलस की हरानी, हमजाद, क्याप, व्यंग्य, किस्सा, किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, टैटा, प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, बहुत सारी किताबें हैं इनकी। खूब सारा साहित्य लिखा है इन्होंने। और विशेष तौर से जो दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक हैं, क्योंकि इनको सोप ओपेरा का जनक कहा गया है। सोप ओपेरा का मतलब है जो टीवी और रेडियो पर जो धारावाहिक आते थे उनको सोप ओपेरा कहा गया है। उन के इन्होंने उनकी पटकथा लेखन का कार्य इन्होंने शुरू किया, इसलिए इनको जनक कहा गया। और विशेष तौर से 1984 में जो पटकथा लिखी इन्होंने, सबसे पहले हम लोग जो धारावाहिक है उसकी बुनियाद और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो प्रसिद्ध धारावाहिक हुआ करते थे 90 के दशक के, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेखन का कार्य किया है, पटकथा लेखन का, पर्दे की जो कहानी लिखी है। उसके अलावा हिंदी बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनके अंदर भी इन्होंने कई फिल्मों की पटकथा का लेखन किया है। उसमें एक फिल्म है भ्रष्टाचार, उसका लेखन किया है। इसके अलावा पापा कहते हैं फिल्म की पटकथा भी लिखी है। इसके अलावा हे राम फिल्म की पटकथा भी इन्होंने लिखी है। ऐसे कई और फिल्में हैं, उनकी पटकथाएं भी इन्होंने लिखी है। ये जो कहानी दी गई है हमें पाठ्यक्रम के अंदर मनोहर श्याम जोशी की, जो प्रसिद्ध लेखक है, इनकी जो कहानी है ये पीढ़ी अंतराल की कहानी है। पीढ़ी अंतराल मतलब जो हमारी पीढ़ी के अंदर अंतराल आ जाता है, सोच का अंतराल आ जाता है, विचारों की एक अंतर आ जाता है, रहन सहन का, खान पान का अंतर आ जाता है। हम क्या सोचते हैं, क्या हमारे बुजुर्ग सोचते हैं और क्या हम सोचने लग गए हैं और क्या हमारे बच्चे सोचने लग गए हैं, ये जो पीढ़ियों के अंतर होते हैं, और इसी को इन्होंने इस कहानी के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। और इन्होंने कोशिश की है इस कहानी में कि पात्रों के माध्यम से इसको हमारे सामने रखें और पात्रों का जो चरित्र है उसके माध्यम से हमें समझ में आ रही है कि समाज के अंदर क्या कुछ पीढ़ी अंतराल से होता है। यानी कहानी की मूल संवेदना जो है वो पीढ़ी अंतराल है। भले ही इसके अंदर पाश्चात्य दृष्टिकोण हो या आधुनिकता हो, ये सब बातें आई है, लेकिन जो मुख्य बात है वो पीढ़ी अंतराल ही है। सिल्वर वेडिंग कहानी शुरू होती है, इसके जो नायक हैं, कहानी का जो नायक है वो है यशोधर पंत, जिसको संक्षेप में वाईडी भी कहा गया है। बार बार वाईडी ही नाम आएगा क्योंकि संक्षेप में नाम लिया गया। यशोधर पंत नाम है इनका और ये एक सेक्शन ऑफिसर है। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर के पद पर आसीन हैं। और परिवार के अंदर इनके 3 लड़के हैं, एक लड़की है और एक ये स्वयं हैं परिवार में। और इनके दफ्तर के अंदर काफ़ी लोग इनके नीचे काम करते हैं, इनके साथ काम करते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आता जाएगा। और साथ साथ में
एक तरह से ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी। यानी कहानी का विस्तार करते हैं हम। वाईडी पंत अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं और दफ्तर की घड़ी 5:25 बजा रही है और इनकी खुद की जो कलाई पर बंधी हुई घड़ी है वो 5:30 है। तो इन्होंने दफ्तर की घड़ी को देखकर उसे ही सुस्त ठहरा दिया कि ये तो सुस्त घड़ी है, मेरी घड़ी बिल्कुल सही है। क्योंकि तो रेडियो से जो समाचारों से घड़ी मिलाते थे, टाइम मिलाते थे। और अभी तक बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, क्योंकि जब तक इनके बड़े बाबूजी नहीं जाएंगे तो बाकी दूसरे कैसे जा सकते हैं। वो इन्हीं की वजह से रुके हुए हैं दफ्तर के अंदर। तो अब सभी लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे हंसी मजाक करके निकलना इनकी एक आदत थी, जो इन्होंने अपने गुरुजी से सीखी थी। इनके गुरुजी जो है वो पंडित कृष्णानंद पांडे, किशनदा, उनको संक्षेप में किशनदा कहा करते थे। और सारा काम इन्होंने किशनदा से ही सीखा है और उनको अपना एक आदर्श मानते थे। और आदर्श ही नहीं, एक तरह से हम यूँ कहें कि उनको ओढ़ लिया था। ओढ़ लिया मतलब एक तरह से ओढ़ कर जी रहे थे, पूरा का पूरा उन्हीं के जैसा जीवन जी रहे थे। तो उन्हीं की तरह सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि कभी किशन दा इन्हीं की जगह यही सेक्शन ऑफिसर थे और ये नीचे पद पर थे, और आज ये सेक्शन ऑफिसर है तो उन्हीं की तरह कार्य कर रहे हैं। वहीं पर बैठे हुए एक दफ्तर की कहानी है, दफ्तर में चल रही है बात अभी। वहीं बैठे एक असिस्टेंट ग्रेड में आया नया नया छोकरा है, एक लड़का है चड्ढा। उसने वो हमेशा बदतमीजी से, लगभग मतलब जिसको हम कह सकते हैं दृष्टता से बात करता था। मतलब ज़्यादा वह ऐसे नहीं है कि आदर सत्कार से बड़े लोगों से बात करें, ऐसा उसके अंदर गुण नहीं था। एक तरह से अवगुण है ये चड्ढा का। तो उसने इनसे मजाक सी की, बोला बड़े बाबू आपकी चूनेदानी का क्या हाल है। भी ऑफिस की घड़ी तो चलो सुस्त है, आपकी जो चूनेदानी है यानी जो कलाई पर बंधी हुई घड़ी है उसको घड़ी नहीं कहा, चूनेदानी कहा है, उसके क्या हाल है। तो इन्होंने कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है मेरी। और अब इस तरह की जो बदतमीजी है या दृष्टता है उसका विरोध करना लगभग यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। उनको लगता है कि ये जनरेशन गैप है, यानी ये नई पीढ़ी के लोग हैं और मैं थोड़ा पुराना विचारों का हूँ, तो ऐसे तो ये करेंगे करेंगे। तो लेकिन कुछ न कुछ उनको अजीब लगता है। फिर भी वो चड्ढा कहता है ये तो बड़े बाबा आदम के ज़माने की लग रही है, नई ले लो, आजकल तो जापानी आ रही है डिजिटल घड़ियाँ खूब सारी। तो फिर भी वो क्या बोले, अरे भाई ये मुझे शादी में मिली है और बिल्कुल राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही, इतने सालों बाद भी राइट टाइम चल रही है। इस तरह की बात करके आगे हाथ बढ़ाना और उसके ऊपर सुनने वाला अपनी ताली मारता है, इस तरह ये यानी दाद दी जाती है बात को। और फिर हंसते हैं दोनों ठठा करके। इस तरह की ये परंपरा इन्होंने अपने जहाँ स्कूल में पढ़ा करते थे, कभी अल्मोड़ा के अंदर, वहाँ से सीखी थी जब मैट्रिक में पढ़ा करते थे। और उसके बाद ये जब दिल्ली आ गए, वाईडी यशोधर पंत जब दिल्ली आ गए तो ये किशनदा के यहाँ रहते थे। तो वहाँ पर भी इसी तरह का माहौल था, दाद देने का, एक दूसरे के आगे ताली करके। और अब यहाँ पर किशन ये बात शुरू होती है कि कैसे वो यहाँ दिल्ली आए थे, यशोधर पंत दिल्ली कैसे आए। तो 10वीं पास करने के बाद सीधे कहाँ पर आ गए, रोजी रोटी की तलाश के अंदर दिल्ली आ गए थे। और मिलकर लाओ पकाओ खाओ ये परंपरा चल रही थी। किशनदा के यहाँ ठहरे थे और किशनदा अकेले रहते थे, कुंवारे थे, शादी की नहीं थी उन्होंने। और तो किशनदा ने इनको, अब इनकी नौकरी की उम्र तो थी नहीं, 10वीं पास किए हुए व्यक्ति की नौकरी की उम्र होती नहीं है। तो यशोधर पंत को किशनदा ने, क्योंकि किशनदा उस वक्त ऑफिस में नौकरी करते थे, उन्होंने अपने मेस का रसोइया बना लिया। अब देखिए रसोइया बनाया इनको, और किशनदा ने अपने ही नीचे फिर इनको नौकरी भी दिलवा दी और धीरे धीरे सारे दफ्तर का काम इनको सिखाना शुरू कर दिया। ये सब सोचने लग गए थे वाईडी पंत। चड्ढा बोला बाबूजी किस ख्यालों में खो गए आप। तो वो याद कर रहे हैं कि शादी कब हुई थी। तो पूछते हैं वो कब हुई थी शादी आपकी। तो नाउ लेट मी सी, मतलब अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बात को रखते थे। आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947, उनको याद है। तो आज भी वही डे है, यानी आज कौन सा डे है, 6 फरवरी था उस दिन जिस दिन की ये बात हो रही है। अर्थात आज पूरे, वो तो चड्ढा ने, मेनन ने, कई लोग और थे, उन्होंने हिसाब लगा लिया। तो बोले जी आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, 25 साल पूरे हो गए आपकी शादी को। यशोधर जी थोड़े खुश भी होते हैं और झेंपते हैं, क्योंकि ज़्यादा, क्योंकि उनको उनका एक ऐसा मानना था कि अपने से जो छोटे हैं या
जो अपने से नीचे पदों पर है उनके साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करनी चाहिए, वो झेंप गए। ठीक है, और ये अदा उन्होंने किससे सीखी थी? अपने गुरु किशनदा। किशनदा वही जो पहले सेक्शन ऑफिसर हुआ करते थे और जिनके यहाँ रह करके इन्होंने सब कुछ सीखा था। और फिर इन्होंने कहा कि चलो आज तो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसको मनाते हैं। तो वाई डी पंत बोले नहीं जी, काहे की वेडिंग एनिवर्सरी, ये तो गोरे लोगों के चौंचले हैं, यानी अंग्रेज़ लोग मनाते हैं, हमारे यहाँ कम मनाते हैं, हम थोड़े मनाते हैं ऐसी चीज़ों को। यशोधर बाबू ने फिर नानुकुर करने के बाद जैसे भी जो भी हुआ उन लोगों को पार्टी करने के लिए पैसा दे दिया। और सबको पता था कि इनके पास पैसा खूब रहता है जेब के अंदर, 100-150 रुपये उस वक्त की बात है, इतना पैसा रहता था। और दिन का खर्चा इनका कुछ नहीं था, जीरो था, नगण्य था, बिल्कुल नगण्य, शून्य, कुछ नहीं खर्च करते थे। क्यों? क्योंकि आजकल ये पैदल आते हैं घर से, ठीक है, और तो गाड़ी का खर्चा भी नहीं है कुछ भी, और टिकट का कोई भी खर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि साइकिल पर ये आया करते थे पहले, और साइकिल इनके बच्चों को, बच्चे आधुनिक हो चले हैं, उनको उनके पिताजी का साइकिल पर आना अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं कि बाबा साइकिल तो चपरासी लोग चलाते हैं, ठीक है। और स्कूटर, स्कूटर बच्चे कहते हैं स्कूटर ले जाया करो, लेकिन स्कूटर इनको बेहद जो है जिसको कहते हैं निहायत बेहुदा सवारी, ये कहते हैं वो कि सवारी थोड़ी है, बेहुदा सवारी है स्कूटर वाली। और कार जब अफोर्ड नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, तो फिर सोचना ही क्यों उसके बारे में। ऐसा वाई डी पंत कहते हैं, ऐसा यशोधर पंत कहते हैं। सिल्वर वेडिंग की वो जो दावत वहाँ होने वाली थी ऑफिस के अंदर, उसमें रुके नहीं। वो पैसा उन्होंने दे दिया सारा, लेकिन उसके लिए रुके नहीं और हंसी मजाक करके वहाँ से निकल लिए। और दफ्तर से लौटते समय आजकल रोज़ उन्होंने एक नियम बना लिया है कि वो बिड़ला मंदिर जाते हैं। दिल्ली के अंदर जो बिड़ला मंदिर है वहाँ से होते हुए जाते हैं, वहाँ उद्यान में बैठ करके, बगीचे में बैठ करके प्रवचन भी सुनते हैं, प्रभु का ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात उनके पत्नी और बच्चों को अखरती है कि बाबा आप बूढ़े थोड़े ही हैं जो रोज़ मंदिर जाएं, व्रत करें, उपवास करें। लेकिन इन्होंने यही सोच लिया है कि किशनदा के अनुसार सिद्धांत का धनी इंसान जो होता है ना, उसे अपनी करनी चाहिए। बिड़ला मंदिर से फिर ये जाते हैं पहाड़गंज, दिल्ली के अंदर पहाड़गंज है जहाँ सब्जी मंडी है बहुत बड़ी, वहाँ से सब्जी खरीद कर लाते हैं। और उसके बाद भले ही ये दफ्तर 5 बजे या 5:30 छूटते हैं, लेकिन 8 बजे से पहले कभी घर नहीं पहुँचते हैं। ये उन्होंने नियम बना लिया है। आज बिड़ला मंदिर जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते में उनकी नज़र पड़ती है उस जगह पर जहाँ कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, और आज वहाँ सब कुछ तोड़ ताड़ करके, यानी दिल्ली का जो विकास किया जा रहा था उसकी भेंट चढ़ गए वो इलाके सारे, वो सारे क्वार्टर तोड़ दिए गए हैं। और इस एरिया की ऐसी शक्ल देख करके यशोधर बाबू को बुरा तो लगता है, क्योंकि यशोधर बाबू प्राचीन ख्यालों के, वो प्राचीन चीज़ें चाहते हैं, नयापन उन्हें अच्छा नहीं लगता है। बिल्डिंग ऊंची ऊंची बन गई है लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अभी भी इन्हीं क्वार्टरों में से आगे एक क्वार्टर में इनका भी क्वार्टर है, गरिमा के अनुरूप इनको भी यहाँ से हटने के लिए और दूसरी जगह अच्छे क्वार्टर देने की पेशकश सरकार के द्वारा की गई, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। ये बोले मैं तो यहीं रहूँगा, मेरी यादें हैं यहाँ जुड़ी हुई। पत्नी और बच्चों ने खूब समझाया, खूब मतभेद हुए इनके, लेकिन इन्होंने कभी यहाँ से हटना स्वीकार नहीं किया। इनका बड़ा लड़का एक प्रमुख एडवर्टाइजमेंट कंपनी के अंदर नौकरी पा गया है, और ये असाधारण वेतन देने वाली नौकरी वाई डी पंत को समझ में नहीं आती। और एक तकिया कलाम शब्द है इनका, सम हाउ इम्प्रॉपर, यानी मुझे तो भाई तुम्हारी ये नौकरी सम हाउ इम्प्रॉपर लगती है, ठीक है, तुम्हें कैसे इतना पैसा दे रही होगी। यानी इनको शक है कि शायद इतना पैसा क्यों दे रही होगी ये कंपनी, पता नहीं। एक दूसरा बेटा जो है वो इनका दूसरी बार आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा है। पहली बार अधीनस्थ सेवा के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन नौकरी ज्वाइन नहीं की उसने। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है, और एकमात्र बेटी है उनकी, वो तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार कर चुकी है। और धमकी देती है पिताजी को कि मैं डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश तो होते हैं, सम हाउ अनुभव भी करते हैं कि खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दें। वो खुशी भी किस काम की जो अपनों में परायापन पैदा करते हैं।
अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदार की उपेक्षा करना इनको अच्छा नहीं लगता। एनीवे ये सोचते हैं जनरेशन गैप तो भाई होता ही है, अब क्या करें। मैं मानता हूँ अपने रिश्तेदारों को, उनके साथ उठना बैठना आना जाना करता हूँ, उन बच्चों को पसंद नहीं है तो ना हो, जनरेशन गैप है, क्या करें। यशोधर बाबू की पत्नी भी देखिएगा, बच्चे तो चलो जनरेशन गैप है, लेकिन यशोधर बाबू की पत्नी भी है ना, वो बच्चों की तरफदारी करने लग गई है। शायद माँ होने की एक मजबूरी जो है ना, वो उन्हें आधुनिक बना चुकी है। पत्नी की शिकायत है कि जब कभी संयुक्त परिवार था उस दौर में पति ने मेरा पक्ष कभी नहीं लिया और हमेशा दूसरों की सुनते रहे, मेरी कभी नहीं सुनी। और बच्चों से कहती भी है, यशोधर पंत से भी कहती है कि तुम्हारे बाबा आदम की ज़माने की जो बातें हैं ना, मेरे बच्चे नहीं मानते, इसमें इनका कोई कसूर नहीं, और मैं भी उतनी ही मानूंगी जितना मुझे अच्छा लगेगा। घरवाली का आधुनिकों सा जो आचरण है और उनका आधुनिकों की जैसी वेशभूषा है, उसको देख करके हमेशा कटाक्ष करते हैं यशोधर पंत। उसको सान्याल बुढ़िया बोलते हैं, चटाई का लहंगा बोलते हैं, बूढ़ी मुँह मुँहा से लोग करे तमाशे, यानी तुम्हारे तो अब कील मुँहा से निकलेंगे चेहरे पर, तुम तो वापस जवान हो जाओगी, ऐसा कह करके उसका मजाक करते हैं। लेकिन फिर सोचते हैं मजाक तो मेरा ही बन रहा है, क्योंकि ये लोग तो ज़माने के साथ ढल चुके हैं। किशनदा का क्वार्टर के पास से गुजरते बिरला मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में ये चीज़ें सोचते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल सोचने बहुत ज़्यादा लग गए हैं वाईडी पंत। किशनदा का क्वार्टर सामने, उसके खड़े होकर गहरा निश्वास लिया, ऐसे निश्वास लिया और कहा, क्या ये बेटर नहीं होता कि मैं भी घर गृहस्थी का झंझट नहीं पालता, किशनदा की तरह पूरी लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर देता। बहुत सोचते हैं ऐसा, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं भाई, किशनदा का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता था, क्योंकि परिवार नहीं था ना। रिटायर होने के 6 महीने के बाद हद हो गई, इतने लोगों पर उपकार किया था उसने, किसी ने भी उसको यहाँ अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की कि किशनदा आप हमारे यहाँ रह जाओ। स्वयं यशोधर पंत ने भी रखने की पेशकश नहीं की। क्यों? उस यशोधर पंत जो, वो यशोधर पंत जो उनको आदर्श मानता था, उस किशनदा को भगवान की तरह पूजता था, उसको भी अपने घर पर रिटायरमेंट के बाद नहीं रख सका, क्योंकि वाईडी पंत के, यशोधर पंत के परिवार है बहुत बड़ा, कैसे रखेगा भाई, इतनी जगह नहीं है। फिर इसने सुना कि लगभग साल भर में ही सूखता मुरझाता चला गया किशनदा रिटायरमेंट के बाद, और उसकी मृत्यु हो गई। जब यशोधर पंत वहाँ गए मिलने के लिए, उनकी एक बिरादरी के इंसान ने बताया कि भाई, इन्होंने पूछा भी कैसे मर गए, तो उन्होंने कहा भाई जो हुआ होगा, यानी पता नहीं, और ये जो हुआ होगा। अब यशोधर पंत सोच रहे हैं कि जिनके बाल बच्चे नहीं होते और घर परिवार नहीं होता ना, शायद रिटायर होने के बाद उनकी मौत जो हुआ होगा से ही हो जाती है। जो हुआ होगा मतलब क्या पता, क्यों, कोई था ही नहीं पास में, कोई देखने वाला नहीं था, तो यही कहेंगे ना भाई जो हुआ होगा, क्या पता क्या हुआ होगा। इसी प्रकार इन्होंने बताया कि किशन दा कहा करते थे, क्योंकि किशन दा कोई आदर्श मानते, किशन दा कहा करते थे भाई गधा पची सी एक उम्र होती है। ये अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि बच्चे इस तरह से क्यों करते हैं, मानते क्यों नहीं है, तो ये इनको किशन दा की बात याद आ जाती है कि गधा पची सी एक उम्र होती है, यानी 25 साल की उम्र तक इंसान गधे की तरह होता है, बेपरवाह होता है, लापरवाह होता है, और जो ही जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा अपने आप सब ठीक हो जाते हैं। और एक प्रकार से व्यंग्य करते हैं अपने बच्चों पर कि भाई बाप है तुम्हारा तब तक मौज कर लो, एक तरह से बच्चों का सनाथ होना, यानी पिताजी का उनके होना इनको भी अच्छा लगता है। इसके अलावा बच्चे शिकायत करते हैं कि बब्बा आपने जब डीडीए फ्लैट के लिए लॉटरी भरी जा रही थी तो आपने क्यों नहीं भरा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जब क्वार्टर्स की निकल रही थी लॉटरी तो आपने क्यों नहीं भरा। तो ये यही कहते थे उन बच्चों को कि भाई मैं मकान बनाने का झंझट मोल नहीं लेता, क्योंकि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं, ये इनकी सोच है वाईडी पंत की। और जब सरकारी नौकरी है तब तो सरकारी क्वार्टर है, उसके बाद पुश्तैनी घर चले जाएंगे, ऐसा सोचते हैं वो। लेकिन गांव का घर तो टूट फूट चुका है ना, कितने लोगों का बंटवारा होगा, ठीक है। तो फिर ये कहते हैं कि भाई कोई न कोई लड़का नौकरी लग जाएगा, वो उसके नाम सरकारी क्वार्टर उसके हो जाएगा, उसमें रह लेंगे फिर।
और ऐसा सोचते सोचते रास्ते में घर परिवार की बातें सोचते बिरला मंदिर की तरफ कदम बढ़ाते हैं। बिरला मंदिर में पहुंचकर भगवान लक्ष्मी नारायण जी के आगे हाथ जोड़ते हैं, वहाँ से आशीर्वाद का फूल लेकर अपनी चोटी में लगाते हैं और पीछे प्रांगण में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे हैं, भगवत गीता पर प्रवचन चल रहा है। लेकिन अफसोस आज प्रवचन में वाईडी पंथ का मन नहीं लग रहा है, खास मन लगा नहीं एक तरह से, क्योंकि इतने कर्मकांडी इतने धार्मिक है भी नहीं ना। ये तो मजबूरी में आकर यहाँ बैठ रहे हैं कि वहाँ कौन 5:30 बजे घर पहुँच जाएगा और बच्चों की बीवी की किचकिच सुनने को मिलेगी। इससे अच्छा है थोड़ा समय बाहर काट लिया जाए। सो वहीं बैठ कर के गीता का जो उपदेश चल रहा है उसको थोड़ा सुनने की कोशिश की, लेकिन मन नहीं लगा। और मन कहाँ रम गया, मन वापस परिवार में, वो ऐसा कहता है वो ऐसा कहता है, अगर बच्चे मेरी नहीं मान रहे हैं क्या करें। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का मेरे आदर करें तो अच्छा लगता है ना, अब नहीं मांगते तो ना मांगे, ऐसा सोच रहे हैं वो बैठे बैठे। और फिर अपने आप को झिड़का कि कहाँ मैं अपने परिवार में ही डूब गया। वापस कथा सुनने लगे और कथा के अंदर एक शब्द आया, जनार्दन। जनार्दन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। तो जनार्दन का शब्द जैसे ही आया इनको याद आ गया, इनके जीजा जी का नाम भी जनार्दन था, तो जनार्दन जोशी की याद आ गई। परसों ही कार्ड आया था उनका, तबीयत खराब है उनकी, तो अरे जीजा जी का हालचाल भी पूछने अहमदाबाद जाना है, लेकिन पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं है ना रिश्तेदारी निभाना, कैसे जाएंगे। वो चाहते हैं कि बच्चे सारे पारिवारिकता के प्रति उत्साही हो, लेकिन बच्चे उत्साही नहीं हो रहे हैं। ये सारे रिश्ते नाते निभाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं चाहते हैं। और यशोधर पंत की पत्नी हमेशा उनको ताने देती है कि आपका देखा हुआ तो कुछ है नहीं, स्वयं का कुछ देखा हुआ है नहीं, जो कुछ देखा दूसरों का देखा है और उसी को देखकर तुम बातें करते हो। माँ बाप तुम्हारे बचपन में मर गए थे और जब छोटी सी उम्र में तुमने गांव छोड़ दिया, विधवा बहू के पास, विधवा जो बुआ थी तुम्हारी उनके पास तुम अल्मोड़ा के अंदर रहे, और बुआ भी विधवा थी, उनके भी परिवार था नहीं, तो लंबा चौड़ा कोई परिवार था नहीं, कुछ नहीं देखा। फिर मैट्रिक करते दिल्ली आ गए, दिल्ली आकर रहे कुंवारे किशनदा के पास, और कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है, इसलिए तुम्हारा देखा हुआ कुछ भी नहीं। और किशनदा तो जन्म का ही बूढ़ा था एक तरह से, और तुमने उनके सुर में सुर मिला लिया, पता नहीं बुढ़ापा क्यों ओढ़ने लग गए तुम उनका। ऐसी ऐसी बातें पत्नी कहती है, उनको रोज ताने देती है। ईश्वर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन वो पत्नी को भी कहते हैं कि तुमने जो बुढ़िया काल में यानी बुढ़ापे के अंदर ये बिना बाह का ब्लाउज पहनना और रसोई से बाहर बैठकर दाल भात खाना और ये ऊंची हील वाली सैंडल पहनना और ये 50 काम अपनी उस बेटी के कहने से शुरू कर दिया है ना, ये मुझे समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। एनीवे मैं भी तुम्हें नहीं रोक रहा भाई इन कामों से, देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने की इस ढंग से एतराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नोक झोंक होती रहती है वाईडी पंत और उसकी पत्नी के अंदर। इस तरह से वो सोचते जाते हैं, सोचते हैं, और किशनदा का हमेशा उनके सामने जो चेहरा है वो याद आता रहता है उनको, जब भी याद करते हैं। क्योंकि किशनदा हमेशा उनके क्वार्टर में आकर, जब भी वो अलग क्वार्टर में रहने लग गए तब आकर उनसे पूछते थे कि भाऊ, भाऊ कहते थे वो उनको, भाऊ छोटे को कहते हैं, भाऊ हेल्दी वेल्दी और वाइज बन रहा है ना, यानी एक तरह से मानस पुत्र मानते थे, यानी सारी बुद्धि एक तरह से उन्होंने दी थी इनको, किशनदा ने दी थी वाईडी को, इसलिए इसको मानस पुत्र की तरह मानते थे वो। किशनदा को घर के दफ्तर के सारे जीवन उन्होंने पारंगत किया था, और किशनदा की जो छवि है वो दफ्तर वाली छवि उनके दिमाग में नहीं है। वो छवि है सुबह जब किशनदा शहर पर निकलते थे, घूमने के लिए निकलते थे, कुर्ता पजामा, ऊनी गाउन पहना हुआ, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए, ऐसे किशनदा की जो मूर्ति है, ऐसी छवि जो है वो उनके मन में बैठी हुई कि ऐसे किशनदा थे। किशनदा के चले जाने के बाद, किशनदा जब इस दुनिया से चले गए तो कई जो काम किशनदा अपने घर करवाया करते थे वो सारे के सारे काम इन्होंने अपने घर में करवाने शुरू कर दिए। जैसे एक घर में होली के गीत गवाना और जनेऊ पूजन करना, जनेऊ बदलना। जितने भी कुमाऊँ लोग थे दिल्ली के अंदर सारे इन्हीं की घर आकर जनेऊ बदलते थे। रामलीला की मंडली के लिए एक कमरा अपने घर का इन्होंने दे दिया था, क्वार्टर का दे दिया था। तो ये सब काम पहले किशनदा करवाया करता था।
पत्नी और बच्चों को ये सब चीज़ें बुरी लगती है कि भाई देखो घर में शोर शराबा इतना, क्यों क्यों लोगों को ये दे रखे हो, क्यों क्यों बुलाते हो। और ऐसी आजकल आयोजनों के लिए समाज में कोई खास उत्साह भी नहीं रह गया, ऐसा पत्नी और बच्चे कहते हैं। लेकिन ये प्राचीन विचारों के जो है ना, यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सबसे सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, मेरे लोग आदर करें, बच्चे भी आदर करें मेरा, मुझसे सलाह मांगे। ये भी क्या हुआ भाई, कुछ पूछा ना कुछ ताचा, जिसके मन में जो आया और करता रहा, ऐसा वो कहते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए, सामान लिया। लेकिन सामान लेते लेते वो सोचते हैं कि बच्चे अभी भी ये नहीं कहते हैं कि बाबा आप सामान लाना छोड़ दिया करो, हम सामान ले आएंगे। और वो तो यहाँ तक कहने लग गए हैं कि काम के लिए नौकर क्यों नहीं रख लेते। अब भाई नौकर होगा तो वो तो वैसा ही काम करेगा ना, वो अपने जैसा काम थोड़ा ही करेगा। ये यशोधर पंत सोचते हैं ऐसा। और यशोधर पंत सोचते हैं कि बेटे ने तो अपना जो बड़ा बेटा है भूषण, उसने तो ये मेरे वाला क्वार्टर भी अपना मान लिया है एक तरह से, सारा सामान अपने हिसाब से लाता है, पूरा वेतन इसी पर अपने हिसाब से खर्च कर देता है। कभी सोफ़ा ला रहा है, कभी टीवी ला रहा है, कभी पर्दे लगा रहा है, कभी कारपेट, कभी फ्रिज ला रहा है। और ऐसा कहता है कि ये मेरा है सब कुछ, इसको कोई हाथ मत लगाना। सब्जी का झोला लिए हुए खुदी हुई सड़कों, टूटे हुए क्वार्टरों के मलबों से, लोनों से पार करते हुए उस कोने पर आप पहुंचते हैं जहां 3 क्वार्टर अभी भी साबुत खड़े हुए हैं। उन तीनों में से कुल एक को एक सिलसिला आबाद किया, यानी एक क्वार्टर भी ऐसा है जिसमें कुछ लोग रह रहे हैं। और उस क्वार्टर के आगे एक तख्ती लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है वाई.डी. पंत, यानी ये इनका खुद का क्वार्टर है। वहां तक आप पहुंचे हैं। यहाँ क्या देखते हैं, इनको लगा कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। क्वार्टर के बाहर कार खड़ी है, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, और लोग विदा ले रहे हैं, दे रहे हैं। रंगीन झालरें लटक रही है, गुब्बारे लटक रहे हैं, रोशनियां हो रखी है। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि अरे हाँ, मेरा बड़ा बेटा भूषण भी खड़ा है वहाँ। और कोई साहब उनसे हाथ मिला रहा है, कार में बैठा हुआ, कह रहा है गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। फिर ध्यान गया इनकी पत्नी और बेटी भी खड़ी हुई है, वो मेम साहब को विदा कर रही है। वो सैंडो पहनी हुई, ठीक है, और ड्रेस समहाउ इम्प्रॉपर इनको लगती है बेटी की, लेकिन वो तो आज वैसी ही पहनी हुई है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देख करके यशोधर बाबू अंधेरे में दुबक गए। मॉडर्न टाइप के जो लोग हैं उनकी भीड़ देख करके वो वहीं अंधेरे में दुब के रहे और सोच रहे हैं कि ये लोग चले जाएं तो मैं अपने घर में। देखिए, अपने घर जाने के लिए भी यशोधर बाबू साहस जुटा रहे हैं, यानी अपने क्वार्टर में जाने के लिए हिम्मत जुटाना, इस तरह का इनकी मानसिक स्थिति हो चुकी है। जैसे ही वहाँ पहुँचे, घर के आगे पहुँचे, तो बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई उनका, बाबा हद करते हैं आप, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रही। ये नहीं कह रहा है बेटा कि बाबा इतनी लेट कहाँ कर दिया आपने। ये देखिए, इसको कहते हैं जनरेशन गैप, संस्कारों की हीनता हो गई है, किस तरह से संस्कार मर गए हैं। तो वो कह रहा है बाबा मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे, यानी बॉस को दिक्कत हुई, बाबा को दिक्कत हो रही है, उसकी कोई चिंता नहीं है। यशोधर बाबू को अपने बेटे से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें ये अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। यानी मेरे बेटे जो तरक्की कर रहे हैं उसको देख करके लोग शायद ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं कि इसके बेटे कितनी तरक्की कर रहे हैं। कुछ ठीक भी लगता है उनको। लेकिन ये जो चीज़ें जो ला रहा है घर में, फ्रिज है, गैस का चूल्हा है, इन सब से इनको एक तरह से घृणा सीख है। संतुष्ट नहीं होते वो, लेकिन कुछ संतुष्ट भी हैं। गैस के चूल्हे पर बनी रोटी को समहाउ रोटी भी नहीं कहते, वो कहते हैं कि समहाउ रोटी जैसी मुझे तो लगती नहीं है ये। और फ्रिज, वो कहते हैं कि पता नहीं ये किस काम का है, इसमें बासी खाना रख के खाना, ठीक है। लेकिन ये खुश होते हैं कि जब बाहर से कोई मेहमान आता है तो हम उसको जब फ्रिज का पानी ठंडा पिलाते हैं तो वो पी कर के धन्य महसूस होता है, तो हमें अच्छा लगता है। ये भी थोड़ा सोचते हैं वो। आज जब उनके घर में ऐसे पार्टी हो रही है तो वो सोच रहे हैं कि जिस अनाथ, क्योंकि ये तो अनाथ थे, माँ बाप मर गए थे बचपन में यशोधर के, वो कह रहे हैं जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू तक नहीं आया और जिसने अपनी शादी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेकर की थी, कर्ज लेकर की थी, आज 25वीं सालगिरह पर केक काटे जा रहे हैं, मिठाइयाँ,
नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ। वाह भाई, अजीब है। भूषण ने अपने मित्रों से एगो का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू कर दिया। अब यशोधर बाबू कुमायूं आदमी थे, संस्कारी आदमी थे, विलायती रीति रिवाज को भी भली भांति जानते थे। सबसे परिचय किया, कराया। और फिर सभी लोगों ने आग्रह किया कि भाई आप लोग केक काटे, पति पत्नी मिल करके आज। यशोधर बाबू को केक काटना तो बच्चों वाली बात मालूम हुई, वो बोला नहीं। और ऐसा करते करते, नहीं नहीं करते, ना नुकर करते करते उन्होंने केक काट ही दिया। और फिर केक खाने की बात आई तो उन्होंने पत्नी को तो खिला दिया, और फिर खुद बोले मैं तो केक खाता नहीं, इसमें अंडा होता है। लेकिन फिर लोगों ने कहा भाई आप लड्डू खा लो। तो बोले जी मैंने अभी तक तो पूजन नहीं किया, संध्या पूजा नहीं किया, पूजा करने के बाद खाता हूँ। तो फिर वो पूजा के लिए चले गए। ठीक है। और आज कुछ ज़्यादा ही पूजा में देर लगाई उन्होंने। वो नहीं चाहते थे कि ऐसी पार्टी में मैं जाऊं। वो आधुनिक समाज की जो स्थितियां हैं उनको, उनमें जीना नहीं चाहते थे। मन उनका मान नहीं रहा था। शाम की 15 मिनट की जो पूजा करते थे आज 25 मिनट तक खींच ली उन्होंने। फिर पद्मासन लगा कर बैठ गए, ध्यान लगा कर बैठ गए और सोचने लगे कि ध्यान लगाऊं, प्रभु के अंदर ध्यान लगाऊं। लेकिन उनको, और वो सोचे कि मुझे नीला बिंदु दिखाई दे प्रकाश का, लेकिन उन्हें कौन दिखाई दिया? किशनदा। वही उनके आदर्श पुरुष किशनदा दिखाई दे रहे हैं। और फिर उन्होंने सोचा कि किशनदा से बात करूं अकेलेपन में, कि किशनदा, यानी किशनदा याद आ गई कि ये अकेलापन जो है आपने कैसे बिता दिया। बहस करनी चाहिए उन्होंने अकेलेपन के विषय में। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटरा गलापने पर आमादा थे। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, ये माया है सारी। ठीक है। घरवाली झिड़कते हुए अंदर कमरे में आ गई उसी पूजा वाले में। बोली कि आज पूजा में बैठे रहोगे भाई? दबे स्वर में पूछा। किसने? वाईडी पंत ने। मेहमान चले गए क्या? पत्नी ने बताया भाई कुछ गए हैं, कुछ हैं। उन्होंने जाना। अरे कौन कौन रह गए बताओ? आश्वस्त हो गए कि सारे रिश्तेदार हैं। तो गमछे में ही आ गए। वो गमछा जिसमें बैठकर पूजा कर रहे थे, वो गमछा लपेटा हुआ था उनके, और वहीं बैठ सामने आ गए सभी के, वहीं पर जहाँ पार्टी हो रही थी वहाँ। उनकी बेटी को चिढ़ थी गमछे से, चिल्लाई। लोग चले गए, इसका मतलब थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठ के में आ जाए। बब्बा यू आर द लिमिट। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेट पर पड़ती है तो बोले अरे भाई ये कौन भूल के जा रहा है? तो भूषण बोलता है ये आपके लिए प्रेजेंट है। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला अरे इसे तो ले लीजिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप जब सवेरे दूध लेने के लिए जाते हैं ना बब्बा, फटा हुआ पुलोवर पहन के चले जाते हैं, बहुत बुरा लगता है। आप इसे पहनकर दूध लाया कीजिए। पेटी पजामा कुर्ता भी उठा लाई, गाउन भी उठा लाई। बोले गाउन इसको पहनिए। गाउन का शेष बांध रहे हैं, वाईडी पंत पहन रहे हैं, और अच्छा तो ये है ड्रेसिंग गाउन, उन्होंने कहा। और उनकी आंखों में थोड़े से आंसू आ गए। ये कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें क्या बात चुभ गई। वो यही बात शायद चुभी होगी। उनका जो बेटा ये कह रहा है कि आप सवेरे जब ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करेंगे, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा। और या यह कह दें, काश यह भी कह दें, इतना ही कह दें कि आप गाउन पहनकर किस्मदा लग रहे हो, जिनकी मौत जो हुआ होगा से हो गई। लेकिन वो तो यही चाहते हैं कि यही काम करते रहें घर के। इस प्रकार जो यशोधर पंत है वो सामाजिकता के साथ, परिवार के साथ किस प्रकार अंतर्द्वंद्व में जी रहे हैं। कहानी यहीं ख़त्म होती है और इसके कुछ अन्य भाग हम पढ़ेंगे। इसके मुख्य बिंदु हैं तो इसको दो भागों में बनाया गया है। तो ये पहला भाग था, दूसरा भाग हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत